2001 में आते हैं आप, राज्यसभा का आपका टेन्योर खत्म हो गया है और आप दोबारा विधानसभा चुनाव लड़ते हैं एंटाली सीट से। उस वक्त डिलिमिटेशन नहीं हुआ है, एंटाली आप ही के लोकसभा क्षेत्र का एक हिस्सा है और आप वहाँ सुल्तान अहमद को हराते हैं। सुल्तान अहमद बड़े नेता माने जाते थे, बाद तृणमूल कांग्रेस में है, सांसद भी बने, उन्होंने बहुत चर्चित किसान नेता हन्नान मोल्ला को लुबेरिया की सीट से हराया भी। तो वो सुल्तान अहमद के खिलाफ चुनाव लड़ना और एंटाली आना, ये फैसला कैसे हुआ? वो 99 में जब चुनाव लड़े तो हमने पार्टी का ये फैसला था, पार्टी भी नहीं जानते थे कि हम जीत पाएंगे और या 40,000 वोट से हार जाएंगे, लेकिन जब तुम बंगाल में वापस आ रहे हो तो विद अ बैंग आना चाहिए, चुनाव तुम्हें लड़ना पड़ेगा और एक लड़ाई होना चाहिए। 24 साल हम हारे हैं वो सीट को, तो उसको हमें वापस लेना है। सुनील मैत्रा, उससे पहले हिरेन मुखर्जी जैसे पार्लियामेंट्रियन वो 29 सीट से होते थे। सुनील मैत्रा वो LIC यूनियन के बहुत बड़े नेता हुआ लीडर्स थे और 80 से 84 उन्होंने जीता था। हमने डॉक्टर प्रताप चंद्र जो कांग्रेस के थे, बाद में जनता पार्टी के आए, उनको 77 में सपोर्ट किए थे, वो जीते थे। उससे पहले हिरेन मुखर्जी हुआ करते थे। तो हमारा एक पुराना वो गढ़ था, लेकिन अजित पाजा जो 84 से जीते इंदिरा गांधी के लहर से, उसके बाद से उसको कोई हरा नहीं पाते थे। तो इसलिए हमने खड़े हुए थे कि हमको वो सीट लेना है। पार्टी का ये था कि आप एकदम जमीन से, में भी वही कारण था कि यहाँ 4 टर्म हम हारे हुए सीट थे, जबकि हमारे वो पार्टी हेडक्वार्टर का इलाका है। अच्छा। और हमने आपको कहा कि सेंट्रल कलकत्ता में चूँकि मिक्स पॉपुलेशन है, कॉस्मोपॉलिटन है, एंग्लो इंडियन है, तेलुगु है, तमिल है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम्स है, हिंदू है, बिहारी है, बंगाली है, मुस्लिम्स उर्दू स्पीकिंग है, बंगाली स्पीकिंग है, तो इसलिए हम उनके बीच में काम कर रहे थे। और जब लोकसभा हम हार गए तो लोगों के अंदर एक दुख हुआ, तो लोग ने कहा कि एक ये भी कहा कुछ मुस्लिम इलाके में कि सुल्तान अहमद ने आपको हरा दिया। हमने वो कैसे? वो कहा कि देखो बीजेपी आजकल उभर रही है, जो अभी फिर प्रचार होगा, तो हम सब लोग अगर मोहम्मद शरीफ को आप वोट डालोगे, जब मोहल्ला इकट्ठा हो गया था, तो वो हिंदू मुसलमान में विभाजन हो जाएगा, उसको तो कोई हिंदू वोट नहीं देंगे। और जो टेलीग्राफ का या वर्तमान का जो सोच था 12%, तो सब मुसलमान अगर मार्क्ड हो जाएगा तो बाद में जब फसाद होगा कौन बचाएगा? तो इसलिए हमें वोट को आधा आधा कर लेना चाहिए, तो तृणमूल को कुछ दो और CPM को कुछ दो। ये तो लोगों के अंदर एक गुस्सा हो गया। हमें ये मालूम है, जो हमारे पार्टी के लोग नहीं हैं, चुनाव के बाद जब मैं मोहल्ले में घूमने गया तो ये सब बात आ रही थी, तो उन्होंने कहा कि उनको पकड़ के, तो मैं उतना लफ्ज़ भी खराब कर रहा हूँ कि उनको ये कहना चाहिए कि वो ये सब वोट दलाली करके हराए हैं, तो आप उनको हराना पड़ेगा आपको। तो मैं उस वक्त वादा कर दिया कि अगर कि देखो वो कांग्रेस में था उस वक्त, लेकिन कांग्रेस में रह करके अगर ये वोट बांटा है तो हम, अगर वो कांग्रेस में रहेगा तो कोई बात नहीं है, अगर वो खुद तृणमूल में जाएगा, वो कहा था कि अगर मैं बीजेपी में तृणमूल में गया तो आप समझो मैं सूअर का गोश्त खाया। अच्छा, ये तो मैं उस वक्त लोगों को, मैं सीधे मैं तो नहीं, पार्टी हमारा फैसला करती है, मतलब वो अगर बीजेपी के साथ चला जाएगा तो हम यहाँ के साथ खड़े होंगे। लोग बोला आप उनको हरा, हमने ये वादा किया। और इत्तेफाक से चुनाव के, असेंबली के चुनाव के पहले वो तृणमूल, कांग्रेस से तृणमूल में चला गया, तो लोगों को ये मालूम हो गया कि वो कांग्रेस में रह करके तृणमूल का या बीजेपी का होकर काम किया, साफ बात है। तो असेंबली में खड़े हुए और लोग ये भी सोच रहे थे कि वो एक मतलब माफिया की तरह एक तंत्र चल रहा था संघीय कलकत्ता में, और हम उसे हरा पाएंगे। हमारे पार्टी का भी सोच नहीं था। प्रकाश करात भी मज़े वाली बात थी, उनसे जब पूछा गया था ऑल इंडिया रेडियो में, तो उन्होंने कहा था लड़ेगा, अच्छा लड़ेगा। और चूँकि बाद में हमने जब बोला कि हम जीतेंगे तो लोग बोला प्रकाश करात तो ये बोले, तो हम बोले कि उस प्रकाश करात को पार्टी ने जो रिपोर्ट दिया वही रिपोर्ट है, लेकिन वो पार्टी ऑफिस से रिपोर्ट था और मैं सड़क से बोल रहा हूँ कि मैं जीतूंगा। जी, तो आपने बहुत कम मार्जिन ही सही, बट 6,230 वोटों से वो चुनाव जीता था। हाँ, असेंबली में 6,000 वोट काफ़ी माना जाए। मगर उस वक्त जो हमें जानकारी मिली है, जो थोड़ी बहुत इधर उधर से जानकारी है, उस समय के जानकारों ने जो बताया है कि चुनाव के दिन आप पर हमला हुआ था और आपके भाई भी उसमें घायल हो गए थे। क्या वाकया था? चुनाव में अपने पिताजी के बात याद करके चुनाव में लड़ना नहीं चाहता था। वो बहुत बड़ा एक हमला हुआ था जी, और उसमें खुद सुल्तान अहमद के भाई जुड़े हुए थे और मेरे भाई आगे आकर के हमारे ऊपर, जो सर के ऊपर जो हमला आ रहा था, वो अपने ऊपर झेल लिया। वो प्रिपेयर नहीं था, हमारे बाजू में था, लेकिन मैं तो दूसरे से बात कर रहा था, मैं देख भी नहीं पाया था कि सामने से ये बाजू से ही हमला हो रहा है। वो देख लिया था पीछे से, इसलिए उन्होंने खैर वो प्लान ऐसा होता था। और उस वक्त आप देखोगे, आज के वो दूसरे चैनल में है, लेकिन उस वक्त जी न्यूज़ में के जर्नलिस्ट ने हमें ये पूछा कि आप CPIM वाले बोलते हैं ना रिगिंग करते, हमने बोला तुम देखोगे CPM रिगिंग करते या कौन करता, तुम हमारे साथ आओ।
और उनको मैं बूथ बूथ में ले जा करके दिखाया था कि किस तरह से बूथ कैप्चर करके एक सेक्शन ऑफ पुलिस को साथ में ले करके रिश्वतखोरी करके और बूथ दखल हो रहा था। तो इसलिए वो 6,000 का नहीं था, वो 12,000 का हमारा जीत होता। ये साफ बात है। तो हमने वो उस वक्त जी न्यूज़ में दिखाया भी गया था। आज का वो जी न्यूज़ नहीं है पुराना, लेकिन खैर वो जर्नलिस्ट में भी दूसरे चैनल में है। तो लेकिन लोग बाद में इसीलिए फिर 2004 में हमने लोकसभा इलेक्शन में कहे और कि लोग फाइनली अजीत पांजा को एक बार हराओ, वो कम्युनल कार्ड खेल करके हारा है आपको, आप उसका जवाब दो। और वो मुस्लिम नहीं, अब बाद में तो नॉर्थ ईस्ट असेंबली सीट को ही बर्बाद कर दिया गया। वो तो 2009 के डिलिमिटेशन से हुआ, लेकिन उससे पहले 2004 में आपने फाइनली अजीत पांजा को चुना। तीन लोकसभा सीट थी, तो एक तिहाई था और नॉर्थ ईस्ट में हमने जीता। लेकिन बाद में भी जैसा मैं कहा था, अर्बन सीट कम गया, अभी कलकत्ता में 2 सीट हो गया, नॉर्थ ईस्ट साउथ। जी, तो वो चुनाव मुश्किल चुनाव था 2004 वाला, या कंपैरेटिवली? नहीं, 4 वाला उतना मुश्किल नहीं था, बल्कि 4 वाला इसलिए मुश्किल नहीं था क्योंकि राजनीतिक माहौल में भी एक लहर बंगाल के अंदर ऑलरेडी बीजेपी के खिलाफ 2001 से 2004 लोग हमें बंगाल के मिनिस्टर के रूप में देखे। तो जो भी गलतफहमी था, बिहारी मुसलमान दाढ़ी वाला जो बोल रहे थे, फंडामेंटलिस्ट, वो लोग ने देखा कि ऐसा नहीं है। और लोगों का ये था कि हमने जो हम नहीं चाहना चाह रहे थे, पार्टी में नहीं चाह रहे थे, लोगों का ये था कि नहीं, आप एक बार अजीत पांजा को हराओ, कि उनका जो मीथ है उसको तोड़ो। और हमारे अंदर भी ये जिद था कि लोग हिंदू मुसलमान में वोट बांट होगा, ये सब जो सो कॉल्ड लिबरल भी बोल रहे हैं, तो हम दिखाएंगे कि 12% मुस्लिम पॉपुलेशन जहाँ है वहाँ से भी हम जीत सकते हैं। जी, लेकिन इस तक तो सफ़र बड़ा ही मतलब अच्छा रहा। मतलब जीत पाया नहीं थे। मौसमी चटर्जी आजकल जो हीरो हीरोइन का चर्चा होता है ना, वो कांग्रेस की कैंडिडेट थी। लेकिन कांग्रेस का प्रभाव खासा कम हो गया था। मतलब अगर हम 98 से चुनावों को देखें तो एक बड़ा वोट परसेंटेज के लिए काफी नहीं, उनसे भी हराने के लिए काफी, मतलब वोट काट सकते हैं ऐसा उम्मीद से। वो जो लोग हमारे 3 बार हमारे चुनाव में, आपने तो अजीत पांजा को बोला, सुल्तान अहमद बोला, लेकिन जो हमारे खिलाफ खड़े हुए कांग्रेस के, वो सब आज तृणमूल के साथ है, तृणमूल बीजेपी के साथ है। इस पर बात करेंगे, लेकिन जब 2004 से अगर आगे के समय का बात करें तो ज्योति बसु चले जाते हैं। मतलब ऑलरेडी बुद्धदेव भट्टाचार्य आ चुके हैं और बुद्धदेव भट्टाचार्य सेकेंड टर्म के लिए कॉन्टेस्ट करते हैं और उसके बाद बड़ी जीत मिलती है। अब तक के लेफ्ट फ्रंट को सबसे बड़ी जीत अगर कहें तो उसी चुनाव में मिली थी। तो मतलब कि 2006 के चुनाव में 2 साल बीत चुका है 2004 से। उसके बाद का दौर बड़ा ही मुश्किल का दौर होता है लेफ्ट फ्रंट के लिए। तमाम रिपोर्ट्स की बात करूं तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, और ये जिक्र इस वजह से कर रहा हूं कि 2001 से लेकर 4 तक आप खुद माइनॉरिटी अफेयर्स, यूथ अफेयर्स के मंत्री, खुद टेक्निकल एजुकेशन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के मंत्री रह चुके थे, इतनी बार सांसद रह चुके थे। सच्चर कमेटी में जो जिक्र किया गया मुसलमानों को लेकर, और बाद में आपकी सरकार ने खुद 2010 में रंगनाथ मिश्रा कमेटी रिपोर्ट को एक्सेप्ट करके मुस्लिमों को रिजर्वेशन दिया। इतने लंबे कार्यकाल रहने के बाद भी क्या रह गया कि माइनॉरिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए लेफ्ट काम उस तरह से नहीं कर पाई जो एक्सपेक्टेशंस था माइनॉरिटी को? कई फैक्टर्स उसके साथ जुड़े जी, लेकिन एक तो मैं, अब आप बुद्धदेव भट्टाचार्य का जिक्र जब किए तो ये बोलना चाहिए, 2001 में मैं क्यों चुनाव में लड़ा। तो जब ज्योति बसु रिटायर्ड हुए और बुद्धदेव भट्टाचार्य जब चीफ मिनिस्टर बने, तो उनका ये कहना था पार्टी के पास कि मोहम्मद सलीम को हमारी टीम में चाहिए। तो उनकी भी इंसिस्टेंस थी कि हमें असेंबली में लड़ना पड़ेगा और उनके कैबिनेट में शामिल होना पड़ेगा, और मैं होल हार्टेडली किया। 2006 में जो चुनाव के नतीजा निकले, हम अगर इंट्रोस्पेक्ट करें तो उसका जो रिजल्ट था उसको रीड करने में हमारे बंगाल में लेफ्ट फ्रंट या पार्टी आप बोलो, वो थोड़ा गड़बड़ी हो गया था। ठीक है, कैसे? क्योंकि इंडस्ट्री के लिए हमने चुनाव लड़े थे और इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के सवाल पर, और लोगों ने सराहा था और वोट भी डाला, काफ़ी जैसे आपने कहा फैसला भी हुआ। लेकिन हमने ये सोचा कि दैट इज़ द इशू को, दैट इज़ ओनली इशू करती है लोगों के पर्सपेक्टिव में। तो इसलिए जो खेती और किसानी के जो सवाल जुड़ा हुआ था, लैंड का जो इशू था, और उसको हमारे किसान सभा, हमारे खेत मजदूर यूनियन, हमारे पार्टी, हमारे लेफ्ट फ्रंट, जिस तरह से इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर के जो बैलेंस थे उसको वो बिगड़ने वाला नहीं है, ये जिस तरह से ले जाना था। और दूसरा है कि ब्यूरोक्रेट्स जिस तरह से हावी हो गए थे, हमारा मूवमेंट, हमारा स्ट्रगल, और उसके साथ साथ हमारे लोग, उनको लेकर के जिस तरह करना था, अभी मैं सरमाइज़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए,
और तीसरा था कि जो वहम फैलाया गया और ऑपरेशंस यूनाइटेड हो गए, चाहे ज्योति बासु के वक्त में भी, बाद में भी हम अराउंड 50% हमारे पास होती थी, लेकिन उस वक्त क्या हुआ, ऑल ऑपरेशंस को यूनाइट कर दिया गया। ये तो एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट तक सब एक साथ हो गए। तो उसमें क्या हुआ, हमारा तो 50% था वोट, ये गड़बड़ एक तो आया। और तीसरी बात ये रही, जो सचार कमेटी वाला बोल रहे हैं, 2004 में हमने UPO-1 को सपोर्ट किया कॉमन यूनियन प्रोग्राम के आधार पर। उसी के आधार पर ये रंगनाथ मिश्रा कमीशन, सचार कमेटी, ट्राइबल्स के ज़मीन का हक, वुमेन इश्यूज़, ये सब सामने आए। लेकिन पूरे मुल्क में सचार कमेटी के रिपोर्ट को पॉजिटिवली माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट, पर्टिकुलरली मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए, अक़लियत के लिए कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लेना पड़ेगा, उस तरह से नहीं देख करके CPIM को पीटने के लिए एक स्टिक की तरह इस्तेमाल किया गया, एक लाठी की तरह। और इसलिए आप देखो 2011 में लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट जाने के बाद अब वो कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन भी सचार कमेटी नहीं बोलते, गवर्नमेंट भी नहीं बोलती, तृणमूल भी नहीं बोलती, अब हम सिर्फ लेफ्ट ही बोलते हैं। सचार कमेटी या रंगनाथ मिश्रा कमीशन हमारे लेफ्ट के इंसिस्टेंस से बनी। हम चाह रहे थे UPO-1 गवर्नमेंट, ताकि लेफ्ट के लिए कुछ पॉजिटिव डिसीजन ले। बल्कि हम पार्लियामेंट में ये कहते हैं, वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ वे, वेयर देयर इज़ नो विल देयर इज़ सर्वे। चूँकि उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 रोज़, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतज़ार में। मैं मनमोहन सिंह को ये पार्लियामेंट में कहा था, 5 साल के लिए आपकी हुकूमत को हम सपोर्ट किए, 4 साल लग गया रिपोर्ट लाने में। और वो रिपोर्ट था एक्स-रे रिपोर्ट कि क्या हालत है, वो पूरे मुल्क के लिए था। लेकिन पूरे मुल्क के रिपोर्ट को गायब करके मीडिया और जिस लोगों को ये फिक्र था कि वाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ में, फॉरेन पॉलिसीज़ में, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ में, टैक्सिंग पॉलिसीज़ में लेफ्ट रोल अपना क्यों अदा करेगा। रेल हॉकर्स के बारे में कहेगा, लेफ्ट हॉकर्स के बारे में कहेगा, लेफ्ट जो है वामपंथी जो है मजदूर के बारे में कहेगा, स्टूडेंट के बारे में कहेगा, तालीम के बारे में कहेगा, वो न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में कहेगा। ये तो हिंदुस्तान टाइम्स जैसा अखबार लिखा है कि कट देम टू साइज़, बाकी लोग भी तो ये सब इकट्ठा हो गए, उससे हमारा नुकसान हुआ। और हम ज़मीनी हकीकत में भी इतने दिन से तो कुछ एंटी इनकम्बेंसी होता है, और जो परेशानी लोगों के अंदर थी और हमने जो बात कर रहे थे उसमें कहीं ना कहीं मिसमैच हो रहा था, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहा था। और 235 जीतने के बाद हमारे लोगों के अंदर थोड़ा कुछ ऐसा जो अहम अगर तैयार हुआ है तो लोग उसके लिए भी सजा देना चाह रहे थे। नहीं, इसका तो बिल्कुल है, अहम तो था, क्योंकि बुद्धदेव भट्टाचार्य ने एक स्टेटमेंट दिया था, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आई कोट वर्बैटिम कि वी आर 235, दे आर 35। ये जब सिंगूर नंदीग्राम का दौर हुआ था, ये सब ये तो मीडिया के हो, मीडिया वालों बहुत इसको, अभी कुछ लोग अखबार, एक वही अखबार लिख रहा है अभी, ज्योति बासु को भी इस तरह से एक स्टेटमेंट को मरोड़ा गया था। अब जानते हो पंक्चुएशन बदल देने से उसका एम्फेसिस बदल जाता है। खैर हम उसमें नहीं आते हैं। हाँ। लेकिन मैं हम बोला वो नहीं होना चाहिए। बुद्धदेव भट्टाचार्य जो है वो ये ऐसे एक ऑथर, अब जब सब लोग बोल रहे हैं वो ऐसे नहीं थे। उन्होंने कहा था जब चर्चा हो रही थी तो असेंबली में हम अगर 235 है तो वो भी तो 35 है, तो वहाँ डिस्कशन में आना चाहिए, सड़क में आके क्यों आपके मुताबिक संवाद की तरफ था। ठीक है, खैर, लेकिन सिंगल के लिए बालास तक गवर्नर की मौजूदगी में कोई ऐसा नहीं है प्रेसिडेंस। हमने उस मामले को हल करना चाह रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी वो नहीं चाह रही थी कि यहाँ पे इंडस्ट्री हो।